फिर आगे हम लोग पढ़ना है इंडिकेशंस। व्हाट इज मेंट बाय इंडिकेशन? हम ये प्रोसीजर कब परफॉर्म क्यों करेंगे? करवाना? Yes. अब इसके लिए आप मुझे बताएं सबसे मेन इंडिकेशन क्या होगी? वेलुलर हार्ट डिजीज। नंबर टू, IHD। IHD स्टैंड्स फॉर इस्कीमिक हार्ट डिजीज। यस, इस्कीमिक हार्ट डिजीज। और इस्कीमिक हार्ट डिजीज क्या होती है कि ये जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं ये कोरोनरीज, लेट सपोज यहाँ पे इनके कोई थ्रोम्बस आ गया, क्लॉट बन गया और ये ब्लड सप्लाई यहाँ से क्लूड हो गई है, तो वो सडन हार्ट अटैक्स होते हैं पेशेंट्स को, तो उसको कहते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज। ठीक है। थर्ड पे आपके पास आ जाती है MI, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इस्केमिक हार्ट डिजीज की ही टाइप है। वैल्वुलर हार्ट डिजीज हो गया, इस्केमिक हार्ट डिजीज हो गया, इंफार्क्शन हो गया, फिर कोई कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है कि हार्ट का कोई ना कोई टिश्यू जो होता है वो डेड हो जाता है, डैमेज हो जाता है, इंफार्क्शन होती है, डैमेज हो जाता है, कुछ में उसके चैम्बर्स डायलेट हो जाते हैं। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में चारों के चारों चैम्बर्स हार्ट के डायलेट हो जाते हैं और उसका अब तक कोई इलाज नहीं है। इलाज हो तो सिर्फ और सिर्फ हार्ट रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है। तो जो इंडिकेशन है कार्डियक कैथेटराइजेशन की, वो इस्केमिक हार्ट डिजीज है, वो कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। फिफ्थ पे आ गया आपका CHD, वैल्वुलर हार्ट डिजीज, इस्केमिक हार्ट डिजीज, कार्डियोमायोपैथीज, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, और इसके अलावा कोई भी पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज क्या होती है कि जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ती चली जाती है तो उसमें थ्रोम्बोसिस के चांसेस जो है ना वो ज्यादा होते चले जाते हैं। इसलिए जब पेशेंट्स की एज जो है वो 50+ में जाती है तो उनको क्या कहा जाता है कि आप साथ ओरल एंटीकोगुलेशन जो है वो ओरल एंटीकोगुलेंट्स लेना स्टार्ट करें। ठीक है। लोप्रिन वगैरह उनको स्टार्ट करवाई जाती है ताकि जो ब्लड की क्लॉटिंग है ना, थिक होना शुरू हो जाता है ब्लड, तो ब्लड की क्लॉटिंग कम हो सके। तो उसकी वजह से मतलब जिनमें फिर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज डेवलप होती है उनकी जो फेमरल आर्टरीज फेमरल वेन्स होती हैं इनमें थ्रोम्बस बन जाता है। वो थ्रोम्बस फिर हार्ट की तरफ ट्रेवल करके आके इनको ब्लॉक कर सकता है, तो इसलिए पेरिफेरल आर्टरी डिजीज को भी इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है। फिर और इंडिकेशन जो है इसकी, कुछ पेशेंट में एंजाइना होता है। ठीक है। स्टेबल अनस्टेबल एंजाइना वो भी इंडिकेशन हो सकती है, उसमें भी आप एंजियोग्राफी करवा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये है कुछ इंडिकेशंस। अब इनमें से कुछ इंडिकेशंस जो होती है वो अर्जेंट है। उनमें सबसे अर्जेंट जो है वो है आपका MI। MI सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम क्रोनरी एंजियोग्राफी पढ़ते हैं या मेन हमने जो आगे डिस्कस करना है वो इसका है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके व्यूज हमने पढ़ने हैं। MI जो है ये हार्ट की इन आर्टरीज के सप्लाई के अकॉर्डिंग है, अगर लेफ्ट साइड का है या ये राइट साइड का है। ठीक है। ये LAD है, ये वाली LCX होती है। लेट मी हाईलाइट दिस। जहां पे जिस स्टूडेंट को समझ ना आए वो मेरे से क्वेश्चन कर सकता है बजाय इसके कि आप लोग चुप करके बैठे रहें। ठीक है। दिस इज LAD, दिस इज LCX एंड दिस इज RCA, राइट कोरोनरी आर्टरी। अब इन तीनों में से कोई भी अक्लूड हो जाए तो वो MI कॉज करता है। अगर LAD और LCX है तो ये आपका एंटीरियर वॉल MI होगा, यानी कि MI जो है वो दो तरह के होते हैं, एंटीरियर वॉल MI एंड दिस इज इंफीरियर वॉल MI। कुछ पेशेंट्स में LCX जो है उससे PDA निकल रही होती है जो हार्ट के जो पेस मेकर होता है उसको सप्लाई दे रही होती है, तो उस पर डिपेंड करता है लेफ्ट डोमिनेंस राइट डोमिनेंस। तो LCX बंद हो जाए तो उसमें भी कई बार इंफीरियर वॉल MI आता है, लेकिन मोस्टली जब RCA का इन्फार्क्ट हो तो इंफीरियर वॉल MI आता है और ये पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाते। ये जो मोस्टली आप लोग सुनते हैं पेशेंट को हार्ट अटैक होता है और रास्ते में डेथ हो जाती है, दिस इज मोस्टली बिकॉज ऑफ इंफीरियर वॉल MI, जिसमें RCA ऑक्लूड होती है और आपकी RCA से यहाँ से एक ब्रांच जा रही होती है आपके SA नोड को।
जब ऐसे नोड यहाँ से ये ब्लॉक होती है तो ऐसे नोड की सप्लाई बंद हो जाती है, तो सडन आपका हार्ट ब्लॉक होता है, आपका हार्ट जो है वो कार्डियक अरेस्ट एक तरह से हो जाता है, पंप नहीं कर पाता ब्लड। तो उस वजह से फिर आपका इंफीरियर वॉल एमआई होता है। तो दो तरह के एमआई होते हैं, एंटीरियर इंफीरियर। इन्हीं की वजह से ये कैथ लैब जो है, जो 24/7 जो कह लें कि काम करती हैं, जिसमें स्टेंट्स फिर प्लेस किए जाते हैं, वो एमआई सबसे अर्जेंट प्रोसीजर होता है उसमें से। ठीक है, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें। मैम ये जो आपने नहीं समझ आएगा आपने क्या क्वेश्चन किया अपना। मैम ये इंटीरियर वॉल एमआई इंफीरियर वॉल एमआई दोबारा बता देंगे कौन सी आर्टरीज में इन्वॉल्व होती है? अच्छा, ये जो इंटीरियर वॉल एमआई और पोस्टीरियर वॉल एमआई ये जो है ना, ये हम लोग इसका एक रखेंगे सेपरेट लेक्चर, ये हमने आगे पढ़ना है। अभी फिलहाल स्टार्ट है, मैंने आपको इसलिए ये बताया, ठीक है, कि ताकि आपके जेहन में रहे कि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं। इसको हमने आगे बहुत डिटेल में इन सब आर्टरीज को, इन चीजों को हमने डिस्कस करना है। वो मैं आपके साथ फिर पूरा इमेज भी शेयर करूंगी। फिलहाल के लिए सिर्फ ये याद रखें कि एमआई की दो टाइप्स होती हैं, एंटीरियर और इंफीरियर। एंटीरियर जो है हार्ट की लेफ्ट साइड की वजह से होता है, लेफ्ट क्रोनरी ब्लॉक होने की वजह से होता है, और जो इंफीरियर है वो राइट साइड के ब्लॉक होने की वजह से होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप लोग इतना याद रखें। अगला, अगर अगर हम आगे देखें, इंडिकेशन हम लोगों ने पढ़ ली, अर्जेंट प्रोसीजर हमने पढ़ लिया कि एमआई का होता है। उससे आगे हमारे पास जो है कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। आपके मुताबिक कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो सकती है, किन में हम लोग जो है वो कैथ प्रोसीजर नहीं कर सकते? मैम जिस पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। या फिर कंट्रास्ट जिनको के अगर लिहाज से क्या हो सकती है? कंट्रास्ट एलर्जीज जिनको होती हैं, उसके लिए तो कंट्रास्ट आप फिर रिएक्शन। पहले जो है वो दे लेंगे ना, ड्रग्स दे लेंगे आप, डेक्सामेथासोन वगैरह ये चीजें आप दे लेंगे। अच्छा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन में कंट्रास्ट के हवाले से जो मैं पूछ रही हूँ वो है आपके डी रेंज आर एफ टीज। अगर पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल बहुत हाई है, नॉर्मल जो क्रिएटिनिन है वो कितना होता है, 0.9 से 1.2 तक, ये आपका नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल होता है। अगर 1.3 हो जाए कर देते हैं, उसके बाद बाइकार्ब लगा देते हैं, सोडा बाइकार्ब। ये उन्होंने वाइवा में क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी पेशेंट का क्रिएटिनिन ज्यादा है तो आप उसके लिए क्या देंगे। तो ये पिछले साल वाइवा का क्वेश्चन है, तो आप उसके लिए क्या देते हैं? अगर उसका क्रिएटिनिन ज्यादा है तो आप सोडा बाइकार्ब देते हैं। ठीक है, सोडा बाइकार्ब देते हैं, याद रखिएगा ये। ठीक है, डिरेंज आरएफटीज है, अगर क्रिएटिनिन लेवल उसका 1.2 से ज्यादा है तो बच्चों फिर भी आप उस पेशेंट का नहीं करेंगे, उसको सोडा बाइकार्ब रात चलाएंगे। फिर नेक्स्ट जो उसके आरएफटीज करवाएंगे वो नॉर्मल रेंज में आ जाएंगे, तो आप उसका कर सकते हैं। डिरेंज आरएफटीज हो गया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो गया, नेक्स्ट आ गया एनीमिया। एनीमिया में पेशेंट का एचबी लेवल कम हो तो आप नहीं करेंगे, 8 है 9 है। फीमेल्स में क्या होता है नॉर्मल एचबी लेवल? 12 to 14। और मेल्स में कितना होता है? 14 to 16। ठीक है, आप लोगों के लिए ये असाइनमेंट है कि अपनी लैब्स की अब ये रिपोर्ट्स लें और इनको याद करें कि क्रेटिनिन लेवल क्या होता है, आपका एचबी लेवल क्या होता है। ये चीजें आपकी प्रोफेशनल फील्ड में बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। और जिस तरह आप एमआईटी वाले हैं, आप लोगों के लिए कैथ में, मैंने 3 साल जो है वो ऑलमोस्ट मैंने कैथ में काम किया है। मैंने वहां पे पेस मेकर्स में भी मैंने असिस्ट करवाया है, मैंने एनजीओज में भी असिस्ट करवाया है। तो उनमें ये चीजें मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट तो अपना काम कर रहा होता है, ये चीजें आपने भी ध्यान में रखनी होती हैं। अगर वो भूल गया तो आपको ये फौरन से बताना होता है कि सर इसके ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर रहे हैं, सर पेशेंट की हार्ट रेट इतना आ गया है, सर पेशेंट ब्रेडी में जा रहा है, सर पेशेंट टैकी में जा रहा है। तो ये चीजें आप अभी से सीखेंगे, अभी से अपनी ये जो बुनियाद है वो स्ट्रांग बनाएंगे तो आगे आपकी चीजें काम आएंगी, और फिर इन्हीं वजह से आपके वाइवा में भी नंबर आएंगे और आपके डिस्टिंक्शन आने के भी चांसेस है। तो एक तो आपको नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल पता होना चाहिए, दूसरा आपको आप नॉर्मल एचबी पता होनी चाहिए, ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल पता होनी चाहिए, रेस्पिरेटरी रेट पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो
ब्रीडिंग डिसऑर्डर है, डीरेंज आरएफटीज है, एनीमिया है यानी कि डिक्रीज हीमोग्लोबिन। फिर पेशेंट की अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, वो है, ये हमारी है कुछ तरह की। और सबसे इनमें एब्सोल्यूट जो एक आती है ना कॉन्ट्राइंडिकेशन, पेशेंट आपका जो है वो नॉन कोऑपरेटिव, पेशेंट नहीं मान रहा, तो वो भी आपकी कॉन्ट्राइंडिकेशन में ही आएगा। ठीक है। फिर इसमें कुछ जो है वो कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, कुछ रिस्क भी होते हैं। अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया, कोई रप्चर हो सकता है, वेसल रप्चर हो सकती है। ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, इन प्रोसेस जो है कोई और एमआई हो सकता है, न्यू एमआई हो सकता है। फिर स्ट्रोक हो सकता है, जो थ्रोम्बस था, स्ट्रोक कैसे होता है कि आपने यहाँ पे जब एओर्टा से लेकर गए तो वो एओर्टा में यहाँ पे किसी किस्म का कोई क्लॉट पड़ा हुआ था, अब आपके यहाँ इसको टच करने से जब आप लेके जाते हैं वो क्लॉट यहाँ से डिसलॉज हुआ, एम्बोलाइज किया, वो यहाँ से होता हुआ ब्रेन की तरफ चला गया, यहाँ से आर्च ऑफ एओर्टा से, तो उसकी वजह से फिर स्ट्रोक भी हो सकता है। ठीक है। ये मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, और वो पेशेंट अभी तक 1 साल हो गया, वो पेशेंट अभी भी कोमा में है, एनजीओ करते हुए उसका ये क्लॉट, और उसका इस जगह पे क्लॉट पड़ा हुआ, यहाँ से वो गया। ठीक है। तो रप्चर हो सकता है, वाल्व रप्चर या वेसल रप्चर हो सकती है, एमआई हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, और इसके अलावा एरिथमियाज हो सकते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट, और फिर इसके अलावा लास्ट पे डेथ। अगर पेशेंट के प्रेशर्स बहुत ज्यादा लो हैं, आप उसको फ्लूइड भी देते हैं लेकिन वो प्रेशर्स ऊपर नहीं होते, तो मोस्टली वो पेशेंट सरवाइव नहीं कर पाता और अल्टीमेटली उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। ठीक है। तो अभी हमारे पास आई थिंक कोई 3 से 4 मिनट है, आप अपना बुक से अब इस टॉपिक को रीड करें। इंडिकेशन का टेबल है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन का टेबल है, कॉम्प्लिकेशन का टेबल है। ठीक है। कल हम इंशाल्लाह पेशेंट प्रिपरेशन को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, इसको आप रीड करें, जो क्वेश्चन है अभी पूछें।